मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 2018 की यह पहली मन की बात है और 2 दिन पूर्व ही हमने गणतंत्र पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 देशों के मुखिया इस समारोह में उपस्थित रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज श्रीमान प्रकाश त्रिपाठी ने नरेंद्र मोदी ऐप पर एक लंबी चिट्ठी लिखी है और मुझसे बहुत आग्रह किया है कि मैं उनके पत्र में लिखे गए विषयों को स्पर्श करूं। उन्होंने लिखा है, 1 फरवरी को अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला की पुण्यतिथि है। कोलंबिया अंतरिक्षयान दुर्घटना में वो हमें छोड़कर चली गईं, लेकिन दुनिया भर में लाखों युवाओं को प्रेरणा दे गई। मैं भाई प्रकाश जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपनी लंबी चिट्ठी में कल्पना चावला की विदाई से प्रारंभ किया है। ये सबके लिए दुख की बात है कि हमने कल्पना चावला जी को इतनी कम उम्र में खो दिया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से पूरे विश्व में, खासकर भारत के हजारों लड़कियों को यह संदेश दिया कि नारी शक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है। इच्छा और दृढ़ संकल्प हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये देखकर काफी खुशी होती है कि भारत में आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और देश का गौरव बढ़ा रही हैं। प्राचीन काल से हमारे देश में महिलाओं का सम्मान, उनका समाज में स्थान और उनका योगदान, यह पूरी दुनिया को अचंभित करता आया है। भारतीय विदुषियों की लंबी परंपरा रही है। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भारत की बहुत सी विदुषियों का योगदान रहा है। लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, न जाने कितने ही नाम है। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन सदियों पहले हमारे शास्त्रों में स्कंद पुराण में कहा गया है, दशपुत्र समाकन्या दशपुत्रान प्रवर्धयन् यत् फलम लभते मर्त्य तत् लभ्यम कन्या ईयकया। अर्थात एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। 10 बेटों से जितना पुण्य मिलेगा, एक बेटी से उतना ही पुण्य मिलेगा। ये हमारे समाज में नारी के महत्व को दर्शाता है और तभी तो हमारे समाज में नारी को शक्ति का दर्जा दिया गया है। यह नारी शक्ति पूरे देश को, सारे समाज को, परिवार को एकता के सूत्र में बांधती है। चाहे वैदिक काल की विदुषियां लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी की विद्वत्ता हो, या अक्का महादेवी और मीराबाई का ज्ञान और भक्ति हो, चाहे अहल्याबाई होलकर की शासन व्यवस्था हो, या रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, नारी शक्ति हमेशा हमें प्रेरित करती आई है, देश का मान सम्मान बढ़ाती आई है। श्रीमान प्रकाश त्रिपाठी ने आगे कई सारे उदाहरण दिए हैं। उन्होंने लिखा है, हमारी साहसिक रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के लड़ाकू विमान सुखोई 30 में उड़ान भरना उन्हें प्रेरणादायी लगा। उन्होंने वर्तिका जोशी के नेतृत्व में भारतीय नौसेना की महिला क्रू मेंबर्स INSV तारिणी पर पूरे विश्व की परिक्रमा कर रही हैं, उसका जिक्र किया है। 3 बहादुर महिलाएं भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी फाइटर पायलट्स बनी हैं और सुखोई 30 में प्रशिक्षण ले रही हैं। क्षमता वाजपेयी की अगुवाई वाली ऑल वुमेन क्रू ने दिल्ली से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को
और वापस दिल्ली तक एयर इंडिया बोइंग जेट में उड़ान भरी और सब की सब महिलाएं। आपने बिल्कुल सही कहा, आज नारी हर क्षेत्र में न सिर्फ आगे बढ़ रही है बल्कि नेतृत्व कर रही है। आज कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सबसे पहले हमारी नारी शक्ति कुछ करके दिखा रही है, एक माइलस्टोन स्थापित कर रही है। पिछले दिनों माननीय राष्ट्रपति जी ने एक नई पहल की। राष्ट्रपति जी ने उन असाधारण महिलाओं के एक ग्रुप से मुलाकात की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में सबसे पहले कुछ करके दिखाया। देश की ये विमेन अचीवर्स, फर्स्ट फीमेल मर्चेंट नेवी कैप्टन, पैसेंजर ट्रेन की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर, पहली महिला फायर फाइटर, पहली महिला बस ड्राइवर, अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला। इस तरह से हर क्षेत्र में फर्स्ट लेडीज, हमारी नारी शक्तियों ने समाज की रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए असाधारण उपलब्धियां हासिल की, एक कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने ये दिखाया कि कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर तमाम बाधाओं और रुकावटों को पार करते हुए एक नया मार्ग तैयार किया जा सकता है। एक ऐसा मार्ग जो सिर्फ अपने समकालीन लोगों को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा, उन्हें एक नए जोश और उत्साह से भर देगा। इन विमेन अचीवर्स, फर्स्ट लेडीज पर एक पुस्तक भी तैयार की गई है ताकि पूरा देश इन नारी शक्तियों के बारे में जाने, उनके जीवन और उनके कार्यों से प्रेरणा ले सके। यह नरेंद्र मोदी वेबसाइट पर भी ई बुक के रूप में उपलब्ध है। आज देश और समाज में हो रहे सकारात्मक बदलाव में देश की नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जब हम महिला सशक्तिकरण पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं एक रेलवे स्टेशन का जिक्र करना चाहूंगा। एक रेलवे स्टेशन और महिला सशक्तिकरण, आप सोच रहे होंगे कि इस बीच में क्या कनेक्शन है। मुंबई का माटुंगा स्टेशन भारत का ऐसा पहला स्टेशन है जहां सारी महिला कर्मचारी हैं। सभी विभागों में विमेन स्टाफ, चाहे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट हो, रेलवे पुलिस हो, टिकट चेकिंग हो, अनाउंसिंग हो, पॉइंट पर्सन हो, पूरा 40 से भी अधिक महिलाओं का स्टाफ है। इस बार बहुत से लोगों ने गणतंत्र दिवस की परेड देखने के बाद ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया पर लिखा कि परेड की एक मुख्य बात थी बीएसएफ बाइकर कंटिजेंट, जिसमें सबकी सब महिलाएं भाग ले रही थी, साहसपूर्ण प्रयोग कर रही थी। और ये दृश्य विदेश से आए हुए मेहमानों को भी आश्चर्यचकित कर रहा था। सशक्तिकरण आत्मनिर्भरता का ही एक रूप है। आज हमारी नारी शक्ति नेतृत्व कर रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। ऐसी एक बात मेरे ध्यान में आई है, छत्तीसगढ़ की हमारी आदिवासी महिलाओं ने भी कमाल कर दी है। उन्होंने एक नई मिसाल पेश की है। आदिवासी महिलाओं का जब जिक्र आता है, सभी के मन में एक निश्चित तस्वीर उभर कर आती है, जिसमें जंगल होता है, पगडंडियां होती हैं, उन पर लकड़ियों का बोझ सिर पर उठाए चल रही महिलाएं। लेकिन छत्तीसगढ़ की हमारी आदिवासी नारी, हमारी इस नारी शक्ति ने देश के सामने एक नई तस्वीर बनाई है। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा इलाका जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, हिंसा, अत्याचार, बम, बंदूक, पिस्तौल, माओवादियों ने इसी का एक भयानक वातावरण पैदा किया हुआ है। ऐसे खतरनाक इलाके में आदिवासी महिलाएं ई रिक्शा चलाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। बहुत ही थोड़े कालखंड में कई सारी महिलाएं इससे जुड़ गई हैं और इससे 3 लाभ हो रहे हैं। एक तरफ जहां स्वरोजगार ने उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है, वहीं इससे माओवाद प्रभावित इलाके की तस्वीर भी बदल रही है। और इन सब के साथ इससे पर्यावरण संरक्षण के काम को भी बल मिल रहा है।
मैं यहाँ के जिला प्रशासन की भी सराहना करता हूँ। ग्रांट उपलब्ध कराने से लेकर ट्रेनिंग देने तक जिला प्रशासन ने इन महिलाओं की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम बार-बार सुनते आए हैं कि लोग कहते हैं कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात क्या है? वो बात है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ट्रांसफॉर्मेशन। जो कालबाह्य है उसे छोड़ना, जो आवश्यक है उसका सुधार स्वीकार करना। और हमारे समाज की विशेषता है आत्म सुधार करने का निरंतर प्रयास, सेल्फ करेक्शन। ये भारतीय परंपरा, ये हमारी संस्कृति हमें विरासत में मिली है। किसी भी जीवंत समाज की पहचान होती है उसका सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। सामाजिक कुप्रथाओं और कुरीतियों के खिलाफ सदियों से हमारे देश में व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर लगातार प्रयास होते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार ने एक रोचक पहल की। राज्य में सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए 13,000 से अधिक किलोमीटर की विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन बनाई गई। इस अभियान के द्वारा लोगों को बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ जागरूक किया गया। दहेज और बाल विवाह जैसी कुरीतियों से पूरे राज्य ने लड़ने का संकल्प लिया। बच्चे, बुजुर्ग, जोश और उत्साह से भरे युवा, माताएं, बहनें, हर कोई अपने आप को इस जंग में शामिल किए हुए थे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से आरंभ हुई मानव श्रृंखला राज्य की सीमाओं तक अटूट रूप से जुड़ती चली गई। समाज के सभी लोगों को सही मायने में विकास का लाभ मिले, इसके लिए जरूरी है कि हमारा समाज इन कुरीतियों से मुक्त हो। आइए हम सब मिलकर ऐसी कुरीतियों को समाज से खत्म करने की प्रतिज्ञा लें और एक न्यू इंडिया, एक सशक्त एवं समर्थ भारत का निर्माण करें। मैं बिहार की जनता, राज्य के मुख्यमंत्री, वहाँ के प्रशासन और मानव श्रृंखला में शामिल हर व्यक्ति की सराहना करता हूँ कि उन्होंने समाज कल्याण की दिशा में इतनी विशेष एवं व्यापक पहल की। मेरे प्यारे देशवासियों, मैसूर कर्नाटक के श्रीमान दर्शन ने माइगोव पर लिखा है, उनके पिता के इलाज पर महीने दवाइयों का खर्च 6,000 रुपये होता था। उन्हें पहले प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जब उन्हें जन औषधि केंद्र के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने वहां से दवाइयां खरीदी तो उनका दवाइयों का खर्च 75% तक कम हो गया। उन्होंने इच्छा जताई है कि मैं इसके बारे में मन की बात कार्यक्रम में बात करूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे और वे इसका लाभ ले सकें। पिछले कुछ समय से बहुत लोग मुझे इस विषय में लिखते रहते थे, बताते रहते हैं। मैंने भी कई लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, और इस तरह की जानकारी जब मिलती है तो बहुत खुशी होती है, एक गहरा संतोष मिलता है। और मुझे यह भी बहुत अच्छा लगा कि श्रीमान दर्शन जी के मन में ये विचार आया कि जो उन्हें मिला है वो औरों को भी मिले। इस योजना के पीछे उद्देश्य है हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना और ईज ऑफ लिविंग को प्रोत्साहित करना। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं बाजार में बिकने वाली ब्रांडेड दवाइयों से लगभग 50% से 90% तक सस्ती है। इससे जन सामान्य, विशेषकर प्रतिदिन दवाएं लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की बहुत आर्थिक मदद होती है, बहुत बचत होती है। इसमें खरीदी जाने वाली जेनेरिक दवाएं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तय स्टैंडर्ड के हिसाब से होती हैं। यही कारण है कि अच्छी क्वालिटी की दवाएं सस्ते दाम पर मिल जाती हैं। आज देश भर में 3,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इससे न सिर्फ दवाइयां सस्ती मिल रही हैं, बल्कि इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सस्ती दवाइयां
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों और अस्पतालों के अमृत स्टोर्स पर उपलब्ध हैं। इन सब के पीछे एकमात्र उद्देश्य है, देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ सर्विस उपलब्ध करवाना, ताकि एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण किया जा सके। मेरे प्यारे देशवासियों, महाराष्ट्र से श्रीमान मंगेश ने नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर एक फोटो शेयर की। वो फोटो ऐसी थी कि मेरा ध्यान उस फोटो की ओर खींचा चला गया। वो फोटो ऐसी थी जिसमें एक पोता अपने दादा के साथ क्लीन मोरना रिवर सफाई अभियान में हिस्सा ले रहा था। मुझे पता चला कि अकोला के नागरिकों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोरना नदी को साफ करने के लिए स्वच्छता अभियान का आयोजन किया था। मोरना नदी पहले 12 महीने बहती थी, लेकिन अब वो सीजनल हो गई है। दूसरी पीड़ा की बात है कि नदी पूरी तरह से जंगली घास, जलकुंभी से भर गई थी। नदी और उसके किनारे पर काफी कूड़ा फेंका जा रहा था। एक एक्शन प्लान तैयार किया गया और मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को मिशन क्लीन मोरना के प्रथम चरण के तहत 4 किलोमीटर के क्षेत्र में 14 स्थानों पर मोरना नदी के तट के दोनों किनारों की सफाई की गई। मिशन क्लीन मोरना के इस नेक कार्य में अकोला के 6,000 से अधिक नागरिकों, 100 से अधिक एनजीओ, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हर किसी ने इसमें भाग लिया। 20 जनवरी 2018 को भी यह स्वच्छता अभियान उसी तरह जारी रखा गया और मुझे बताया गया है कि जब तक मोरना नदी पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती, यह अभियान हर शनिवार की सुबह को चलेगा। यह दिखाता है कि अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जन आंदोलन के माध्यम से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। मैं अकोला की जनता को, वहाँ के जिला एवं नगर निगम के प्रशासन को, इस काम को जन आंदोलन बनाने के लिए जुटे हुए सब नागरिकों को, आपके इन प्रयासों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपका ये प्रयास देश के अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों पद्म पुरस्कारों के संबंध में काफी चर्चा आप भी सुनते होंगे। अखबारों में भी इस विषय में, टीवी पर भी इस पर ध्यान आकर्षित होता है। लेकिन थोड़ा अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको गर्व होगा। गर्व इस बात का कि कैसे कैसे महान लोग हमारे बीच में हैं। और स्वाभाविक रूप से इस बात का भी गर्व होगा कि कैसे आज हमारे देश में सामान्य व्यक्ति बिना किसी सिफारिश के उन ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। हर वर्ष पद्म पुरस्कार देने की परंपरा रही है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में इसकी पूरी प्रक्रिया बदल गई है। अब कोई भी नागरिक किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने से ट्रांसपेरेंसी आ गई है। एक तरह से इन पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आपका भी इस बात पर ध्यान गया होगा कि बहुत सामान्य लोगों को पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं जो आमतौर पर बड़े-बड़े शहरों में, अखबारों में, टीवी में, समारोह में नजर नहीं आते हैं। अब पुरस्कार देने के लिए व्यक्ति की पहचान नहीं, उसके काम का महत्व बढ़ रहा है। आपने सुना होगा श्रीमान अरविंद गुप्ता जी को। आपको जानकर के खुशी होगी, आईआईटी कानपुर के छात्र रहे अरविंद जी ने बच्चों के लिए खिलौने बनाने में अपना सारा जीवन खपा दिया। वे 4 दशकों से कचरे से खिलौने बना रहे हैं ताकि बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ा सके। उनकी कोशिश है कि बच्चे बेकार चीजों से वैज्ञानिक प्रयोगों की ओर प्रेरित हों। इसके लिए वे देश भर के 3000 स्कूलों में जाकर 18 भाषाओं में बनी फिल्में दिखाकर बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। कैसा अद्भुत जीवन, कैसा अद्भुत समर्पण,
एक ऐसी ही कहानी कर्नाटक के सितवा जोड़ाती की है। इन्हें महिला सशक्तिकरण की देवी ऐसे ही नहीं कहा गया है। पिछले 3 दशकों से बेलगावी में इन्होंने अनगिनत महिलाओं का जीवन बदलने में महान योगदान दिया है। इन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही स्वयं को देवदासी के रूप में समर्पित कर दिया था, लेकिन फिर देवदासियों के कल्याण के लिए ही अपना पूरा जीवन लगा दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने दलित महिलाओं के कल्याण के लिए भी अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश के भज्जू श्याम के बारे में। श्रीमान भज्जू श्याम का जन्म एक बिल्कुल गरीब परिवार, आदिवासी परिवार में हुआ था। वे जीवन यापन के लिए सामान्य नौकरी करते थे, लेकिन उनको पारंपरिक आदिवासी पेंटिंग बनाने का शौक था। आज इसी शौक की वजह से इनका भारत ही नहीं पूरे विश्व में सम्मान है। नीदरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली जैसे कई देशों में इनकी पेंटिंग प्रदर्शनी लग चुकी है। विदेशों में भारत का नाम रोशन करने वाले भज्जू श्याम जी की प्रतिभा को पहचाना गया और उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। केरल की आदिवासी महिला लक्ष्मी कुट्टी की कहानी सुनकर आप सुखद आश्चर्य से भर जाएंगे। लक्ष्मी कुट्टी कल्लार में शिक्षिका हैं और अब भी घने जंगलों के बीच आदिवासी इलाके में ताड़ के पत्तों से बनी झोपड़ी में रहती है। उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पर ही 500 हर्बल मेडिसिन बनाई हैं, जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाई हैं। सांप काटने के बाद उपयोग की जाने वाली दवाई बनाने में उन्हें महारत हासिल है। लक्ष्मी जी हर्बल दवाओं की अपनी जानकारी से लगातार समाज की सेवा कर रही हैं। इस गुमनाम शख्सियत को पहचानकर समाज में इनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं आज एक और नाम का भी जिक्र करने का मेरा मन करता है। पश्चिम बंगाल की 75 वर्षीय सुभाषिनी मिस्त्री को भी उन्हें पुरस्कार के लिए चुना गया। सुभाषिनी मिस्त्री एक ऐसी महिला है जिन्होंने अस्पताल बनाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, सब्जी बेची। जब ये 23 वर्ष की थी तो उपचार नहीं मिलने से इनकी पति की मृत्यु हो गई थी और इसी घटना ने उन्हें गरीबों के लिए अस्पताल बनाने के लिए प्रेरित किया। आज इनकी कड़ी मेहनत से बनाए गए अस्पताल में हजारों गरीबों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहुरत्ना वसुंधरा में ऐसे कई नर रत्न हैं, कई नारी रत्न हैं जिनको न कोई जानता है न कोई पहचानता है। ऐसे व्यक्तियों की पहचान न बनना, उससे समाज का भी घाटा हो जाता है। पद्म पुरस्कार एक माध्यम है, लेकिन मैं देशवासियों को भी कहूंगा कि हमारे आसपास समाज के लिए जीने वाले, समाज के लिए खपने वाले, किसी न किसी विशेषता को लेकर के जीवन भर कार्य करने वाले लक्षावधि लोग हैं। कभी न कभी उनको समाज के बीच में लाना चाहिए। वो मान सम्मान के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन उनके कार्य के कारण हमें प्रेरणा मिलती है। कभी स्कूलों में, कॉलेजेस में ऐसे लोगों को बुला करके उनके अनुभवों को सुनना चाहिए। पुरस्कार से भी आगे समाज में भी कुछ प्रयास होना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हर वर्ष 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। यही 9 जनवरी है जब पूज्य महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन हम भारत और विश्व भर में रह रहे भारतीयों के बीच अटूट बंधन का जश्न मनाते हैं। इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां विश्व भर में रह रहे भारतीय मूल के सभी सांसदों को और मेयरों को आमंत्रित किया था। आपको यह जानकर खुशी होगी कि उस कार्यक्रम में मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, मॉरिशस, फिजी, तंजानिया, केन्या, कनाडा, ब्रिटेन, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका से और भी कई देशों से, वहाँ जहाँ-जहाँ हमारे मेयर हैं मूल भारतीय, जहाँ-जहाँ सांसद हैं मूल भारतीय,
उन सब ने भाग लिया था। मुझे खुशी है कि विभिन्न देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग उन देशों की सेवा तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वे भारत के साथ भी अपने मजबूत संबंध बनाए रखे हैं। इस बार यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन ने मुझे कैलेंडर भेजा है, जिसमें उन्होंने यूरोप के विभिन्न देशों में रह रहे भारतीयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदानों को एक अच्छे ढंग से दर्शाया है। हमारे मूल भारतीय लोग जो यूरोप के भिन्न-भिन्न देशों में बस रहे हैं, कोई साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा है, तो कोई आयुर्वेद को समर्पित है, कोई अपने संगीत से समाज के मन को डुलाता है, तो कोई अपनी कविताओं से, कोई क्लाइमेट चेंज पर शोध कर रहा है, तो कोई भारतीय ग्रंथों पर काम कर रहा है, किसी ने ट्रक चलाकर गुरुद्वारा खड़ा किया है, तो किसी ने मस्जिद बनाई है। यानी जहां भी हमारे लोग हैं, उन्होंने वहां की धरती को किसी न किसी तरीके से सुसज्जित किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यूरोपीय यूनियन के इस उल्लेखनीय कार्य के लिए, भारतीय मूल के लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उनके माध्यम से दुनिया भर के लोगों को जानकारी देने के लिए भी। 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्यतिथि है, जिन्होंने हम सभी को एक नया रास्ता दिखाया है। उस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं। उस दिन हम देश की रक्षा में अपनी जान गंवा देने वाले महान शहीदों को 11 बजे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शांति और अहिंसा का रास्ता, यही बापू का रास्ता। चाहे भारत हो या दुनिया, चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो या समाज, पूज्य बापू जिन आदर्शों लेकर के जिए, पूज्य बापू ने जो बातें हमें बताई, वे आज भी अत्यंत रिलेवेंट है। वे सिर्फ कोरे सिद्धांत नहीं थे। वर्तमान में भी हम डगर डगर पर देखते हैं कि बापू की बातें कितनी सही थी। अगर हम संकल्प करें कि बापू के रास्ते पर चलें, जितना चल सके चलें, तो उससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको 2018 की शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों के घर का वित्त पोषण इंडियन बैंक दे रहा है केवल 8.35% प्रति वर्ष पर गृह ऋण। शीघ्र ही उत्तम दरों का लाभ उठाएं। नमस्कार, हमारे इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की मन की बात का इस वर्ष का पहला संस्करण। वैसे ये मन की बात का 40वां संस्करण रहा। प्रधानमंत्री ने एक बार